नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत के महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक सियासत गर्म हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि बातचीत का क्या होगा, कहीं बातचीत खटाई में तो नहीं पड़ जाएगी। दरअसल भारत के मना करने के बाद भी पाकिस्तान हुर्रियत नेताओं से मिलने की अपनी जिद पर अड़ गया है। तो उधर भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया है कि हुर्रियत नेताओं को किसी भी हाल में एनएसए सरताज अजीज से नहीं मिलने दिया जाएगा। भारत इसी मीटिंग के जरिए आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब भी करना चाहता है और माना जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तान पैंतरे पर पैंतरे चलकर बातचीत में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है। अब भारत पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान की बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? सवाल यह भी, क्या पाकिस्तान के पैंतरों में फंस गई है मोदी सरकार? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान की कठपुतली सरकार से बातचीत का कोई फायदा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, सरहद पार से भी मेरे साथ मेहमान होंगे। लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। एनएसए स्तर की बातचीत से पहले भारत पाकिस्तान जिस हिसाब से अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं, उसके बाद से 23-24 अगस्त को होने वाली भारत पाकिस्तान की मीटिंग पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान ने जहां साफ कर दिया है कि हम भारत की नहीं सुनेंगे और डिप्लोमेसी में हमें शर्तें नहीं चाहिए, वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी पलटवार करते हुए पाकिस्तान की किसी भी शर्त को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी और किसी भी हाल में हुर्रियत नेताओं से मिलने की पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी जाएगी। भारत ने कल पाकिस्तान को सलाह दी है कि श्री सरताज अजीज की भारत यात्रा के दौरान हुर्रियत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना आतंकवाद से लड़ने हेतु मिलकर काम करने से संबंधित ऊफा समझौते की भावना तथा उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। खबर है कि सरताज अजीज से मिलने से पहले ही अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया जा सकता है। उधर पाकिस्तान भी इस बात पर अड़ा है कि हुर्रियत नेताओं से न मिलने की भारत की सलाह को पाकिस्तान नहीं मानेगा। तो उधर अलगाववादी नेताओं ने भी पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाते हुए भारत पर आरोप लगाया है कि भारत बातचीत को लेकर संजीदा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी मन नहीं बनाया है और शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस नहीं है। हम सिंसियर की तो बात दूर है, सीरियस नहीं है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिसको अपना नेता मानते हैं, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एल.के. आडवाणी जब थे एनडीए में, तो तब भी हुकूमत पाकिस्तान के जितने भी लोग यहाँ आए और प्राइम मिनिस्टर आए, हमने भी मुलाकात की, इन्होंने भी मुलाकात की। भारत पाकिस्तान की बातचीत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए सरकार की पाकिस्तान नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सरताज अजीज का प्रोग्राम नहीं मालूम किसी को, एजेंडा क्या होगा इस बातचीत का। हम जब ये प्रश्न पूछते हैं आपके जरिए, तो हमें एक सन्नाटा मिलता है। प्रधानमंत्री का सन्नाटा एक तरफ है, देश के बाकी राजनीतिकों का सन्नाटा एक तरफ है, क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेंगे तो और कोई बोलने की अनुमति नहीं है। और हुर्रियत के मामले पे भाई क्यों, हुर्रियत से तो एनडीए की सरकार में कितनी बार बात हुई है, और इस सवाल को लेकर के कैंसिल करना मैं वाजिब नहीं मानता। तो ये सरकार की मुझे विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो मुझे अजीब लगती है। ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने के बाद फिर सोचते हैं कि हमको क्या पॉलिटिकली लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल लाभ और नए लाभ के साथ ये मुद्दा नहीं जुड़ा हुआ है। मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, विरोधी आरोप लगा रहे हैं। उस वक्त और भी पुख्ता हो गया जब बुधवार को आनंद फानन में मुफ्ती सरकार ने पहले अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर दिया और महज 3 घंटे के बाद ही उन्हें छोड़ दिया। आखिर नजरबंदी और छोड़ने के पीछे किसका दबाव था? जिस तरह से पाकिस्तान कश्मीर और हुर्रियत नेताओं से मिलने की जिद पर अड़ा है और भारत अपनी जिद पर, उससे तो यही सवाल उठ रहा है कि ऐसे माहौल में क्या पाकिस्तान की कठपुतली सरकार से बातचीत का कोई फायदा है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और मेरे साथ बीजेपी, सत्ताधारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता अमीबेन याग्निक, कराची से वरिष्ठ पत्रकार
नुसरत अमीन, इसके अलावा जाने माने डिप्लोमैट सतीश चंद्रा हमारे साथ होंगे और एनसी और पीडीपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद कार्यक्रम में। संवेद बातचीत हो भी पाएगी या नहीं? अब तो काउंटडाउन शुरू है, 48 घंटे रह गए। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, एमईए का प्रवक्ता नहीं हूं, तो स्वाभाविक रूप से बातचीत होगी नहीं होगी ये सरकार के प्रवक्ता बताएंगे। मगर जो ऊफा का जॉइंट डिक्लेरेशन था वो मेरे हाथ में है। 5 पॉइंट पे जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था। पहला पॉइंट मैं पढ़ दूं। अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली बिटवीन द 2 NSAs टू डिस्कस ऑल इश्यूज कनेक्टेड टू टेररिज्म। अर्थात मैं एक क्लैरिटी के साथ कह दूं, नंबर 1, टॉक्स एंड टेरर साथ में नहीं हो सकता है। ये हमारे पार्टी का सैद्धांतिक स्टैंड है और ये आज भी कायम है। मगर ये टॉक ऑन टेरर है, टॉक एंड टेरर नहीं है। इसके कंफ्यूजन को दूर रखा जाए। दूसरी बात है, जो बार बार कहा जाता है कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन कहीं है तो वो पाकिस्तान में है, इंडिया में क्लैरिटी है, कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है इसमें किसी प्रकार का मिन्सिंग ऑफ वर्ड्स नहीं है। बहुत साधारण भाषा में 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें एनएसए लेवल और जो डीजीएमओ लेवल और आपका डीजी बीएसएफ, डीजी पाक रेंजर्स, इनके बीच टॉक होंगी। 3 आयाम के टॉक हैं। इसमें एक बहुत मैं 5 पहलुओं पर आऊंगा। अगर साधारण मैं 5 पहलुओं पर आऊंगा। मेरे पास भी पूरे दस्तावेज हैं। मुझे ये बताइए, जो माहौल बन रहा है, मैंने सवाल इसलिए पूछा, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं भी जानता हूं, एमईए के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो माहौल बन रहा है, कल जो एक वो तमाशा हुआ जो मेरी कम से कम समझ से परे है, और आप मुझे समझा सकते हैं, मुझे थोड़ा कम ज्ञान हो सकता है, कि 2 घंटे की नजरबंदी की जाए, फिर उनको रिहा कर दिया जाए। मैं हुर्रियत नेताओं की बात कर रहा हूं। हुर्रियत से नहीं मिलने दिया जाएगा, उन्हें फिर नजरबंद किया जा सकता है। ये बातें हो रही हैं और पाकिस्तान कह रहा है हम तो बात करेंगे हुर्रियत से। तो अगर वो बात करेंगे तो बातचीत बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान को कहने दीजिए, हमारे देश में हम मेजबान हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है ये निर्णय हम लेंगे। और हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि चाहे कांग्रेस मेरे साथ हो, चाहे तीखे प्रश्न आप मुझसे पूछे, मगर हमारे साथ पाकिस्तान से भी गेस्ट हैं। हम आदर जरूर उनका करते हैं, मगर पाकिस्तान के गेस्ट के मौजूदगी में मैं अपने डोमेस्टिक विषय को डिस्कस नहीं करूंगा। बहरहाल, जहां तक हुर्रियत लीडर्स और सेपरेटिस्ट का विषय है, सरकार, इस नए सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। नो कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेक होल्डर्स। शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन के अंतर्गत 2 मतलब अगर हुर्रियत के नेता मिलते हैं सरताज अजीज से, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पब्लिक स्टेटमेंट्स आ गई हैं पिछले कुछ घंटों में। शब्बीर शाह कह रहे हैं मैं 6 बजे संडे को, 6 बजे परसों 6 बजे वो सरताज अजीज से मिलने वाले हैं। यासिन मलिक ने कहा है कि मैं तो नहीं मिलूंगा, लेकिन जेकेएलएफ जो उनकी तंजीम है, गुट है, अलगाववादी गुट है, उसका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। तो वो मिलते हैं तो बातचीत खत्म, या नहीं मिलने दिया जाएगा, फिर नजरबंद कर दिया जाएगा हुर्रियत को। इसी बारे में क्लैरिटी चाहिए देश को। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्टता से बोल दूं, मैं जरूर इसका उत्तर भी दूंगा, मगर मैं इतना बोल दूं कि मैं पार्टी के सैद्धांतिक मतों को रख सकता हूं। सरकार क्या करेगी वो सरकार के प्रवक्ता बताएंगे, मगर पार्टी की ओर से इतना मैं सीना ठोक के जरूर बोल सकता हूं कि इस पार्टी की जो सरकार है वो कभी भी सेपरेटिस्ट को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के जो एनवॉय आएंगे उनके साथ मिलने नहीं देगी और ना ही मिलने देना चाहिए। ये इसमें इतना अड़ क्यों रहे हैं आप लोग? प्रवक्ता नहीं संवेद, इस पर इतना अड़ क्यों रहे हैं? ये पिछले साल की बात दोबारा उठाने लगेंगे मेरे जैसे जर्नलिस्ट, मेरे जैसे न्यूज एंकर्स या शो को होस्ट करने वाले, कि भाई पिछली दफा आपने विदेश स्तर की बातचीत तोड़ दी थी क्योंकि हुर्रियत वाले जाकर मिले थे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से जो भारत में तैनात हैं, दिल्ली में तैनात हैं। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं, 6 साल आपने राज किया, 1998 से लेकर 2004, और न जाने क्या क्या हुआ। करगिल हुआ, संसद पर हमला हुआ, आगरा का फेलियर हुआ, लेकिन हुर्रियत वाले तो लगातार मिल रहे थे आप ही की पुरानी सरकार में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार हो या हमारी पुरानी सरकार हो, हुर्रियत वाले मिल रहे थे। मगर ये एक नई सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, और इस सरकार का मत बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कोई इफ बट डाइल्यूशन नहीं है, कि कोई थर्ड स्टेक होल्डर नहीं है। केवल इंडिया और पाकिस्तान बात करेंगे। अगर अलगाववादियों को कोई परेशानी, हुर्रियत वालों को नहीं तो मिलने दिया जाएगा। सरकार अर्थात सारी बातों की एक बात, हुर्रियत के नेताओं को सरताज अजीज से नहीं मिलने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। कैसे बोलूं?
किसी भी कीमत पर सरताज अजीज से नहीं मैं तो मिलने बोल दिया रहा जाएगा। हूं, हाँ। ये राष्ट्र भक्तों की सरकार है। जो लोग टेरर के सिंपथाइजर्स हैं और हुर्रियत वाले हो चाहे सेपरेटिस्ट हो, ये टेररिस्ट के सिंपथाइजर्स हैं। ये कोई स्टेक होल्डर नहीं है। उनको परेशानी है हिंदुस्तान की सरकार आप ही के सहयोगी, बात करे, आप ही की सहयोगी पार्टी है संवित, आप ही की सहयोगी पार्टी है पीडीपी। जम्मू कश्मीर में आप लोग सत्ता पर काबिज हैं। रफी अहमद मीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके महासचिव हैं। साथ में जुनैद मट्टू नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मीर साहब, सीधा यहां पर मत राष्ट्रीय प्रवक्ता का बीजेपी के कि हुर्रियत के नेताओं को सरताज अजीज से नहीं मिलने दिया जाएगा, यह व्यवहारिक प्रैक्टिकल स्टैंड है क्या? आपका टेक। देखिए, अगर ये इनके पास इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा डिसाइड किया है, मैं एज ए पार्टी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर ये उनको रोकना चाहते हैं और इस बार स्टैंड तो इन्हीं को लेना है, या दिल्ली वालों को या पाकिस्तान वालों को। हमारी नहीं, आपका भी तो स्टैंड होगा ना। कल आप ही की सरकार ने नजरबंद किया ना, या मुझे ये बता रहे हैं कि केंद्र से फरमान आया और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसकी ताकीद कर दी, उस पर अमल कर दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कल उड़ी में ये कहा, हम चाहते हैं इन हालात के बावजूद भी बातचीत हो जाए। हम अभी भी चाहते हैं कि बातचीत हो जाए, लेकिन अब इनको अलाउ करेंगे तो जब बातचीत का फैसला वहाँ हुआ। अरे आप सरकार चला रहे हैं मीर साहब, जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को मिलने देना चाहिए या नहीं? ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या ये राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे लिए ये बात नहीं, ये विषय तो केंद्र सरकार का है, इसमें ये क्या बोलेंगे? जो इनका ये स्टेक होल्डर है का विषय है। क्या स्टेक होल्डर नहीं है? क्या पीडीपी स्टेक होल्डर नहीं है? सरकार है उनकी जम्मू कश्मीर में। दूसरी बात नहीं, ये भी बताऊँ आपको। ना, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हम दोनों वहां साथ में चला रहे हैं सरकार, मगर इतना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत है कि एक्सटर्नल अफेयर्स का विषय केंद्र मंत्री अर्थात केंद्र सरकार। उनका एक टेक तो हो सकता है ना संवित पात्रा, उनका टेक हो सकता है, उनकी एक राय हो सकती है। अपना मत हर कोई रख सकता है। वही तो पूछ रहा हूँ, राय होना और वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं सर देखिए, नहीं सर सुनिए, एक बात सुन लीजिए। राय होना और स्टेक होल्डर होना, इन दोनों में फर्क है। वो स्टेक होल्डर है और उनकी राय होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? फॉरेन पॉलिसी मैटर है, मैं उनसे ये राय पूछ रहा हूँ। फॉरेन पॉलिसी में स्टेक होल्डर होना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर होना, ये अलग चीज है। मत होना ये अलग चीज है। देखिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का बयान दीजिए, कम से कम एडिटोरियलाइज ना कीजिए, वो हक तो मुझे दे दीजिए ना। नहीं सर, आपका हक है पूरा, मगर मुझे जो कॉन्स्टिट्यूशन, छोटी बातों में घुस रहे हैं, यहाँ तो बड़ी बात हो रही है ना। मीर साहब, आपका टेक, हुर्रियत को बातचीत की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं, देनी चाहिए कि नहीं? हमारे लिए बातचीत इतनी अहम है क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ही इसमें पिस रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश और हमारी ये ख्वाहिश भी है, जब दो प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत शुरू करने के लिए एग्रीमेंट किया, उस वक्त ये एस्पेक्ट नहीं भूल सकते थे कि पिछले साल जो बातचीत दिल्ली की तरफ से रुक गई, कड़ा रुख जो इख्तियार किया गया, वो इसीलिए किया गया था कि हुर्रियत लीडर उस वक्त भी इन्वाइटेड थे। तो इस वक्त ये बात पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था, इसको लेकर आगे चलना चाहिए था। मैं अभी भी ये चाहूंगा, सजेस्ट करूंगा, न सिर्फ पार्टी की तरफ से बल्कि सारे अवाम की तरफ से, जम्मू कश्मीर के इन हालात के बावजूद भी बातचीत हो जाए, वही हमारे लिए अच्छा है। पर यहाँ तो एक और पेंच है ना मीर साहब, एक और पेंच है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि भारत सरकार सिर्फ आतंकवाद पर बात करने को तैयार है, कश्मीर पर भी बात करने को तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है हम कश्मीर पर बात करना चाहेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो सकती है, मुझे उस बारे में इल्मियत नहीं। सुबह जितने भी चैनल्स हैं वो यही कह रहे हैं ये टेरर पर बातचीत है, रियासत जम्मू कश्मीर पर नहीं। अगर वैसा भी है तब भी हम चाहेंगे कि एक शुरुआत तो हो जाए किसी तरीके से, जिस तरह 2005 के बाद जब मुशर्रफ यहाँ आए थे, बातचीत हुई थी, कम से कम हमारी बॉर्डर से भी साइलेंट हो जाएंगे, लोग वहां बिला वजह नहीं मरेंगे और एक उम्मीद को लेकर हम आगे चलना चाहेंगे। नुसरत अमीन साहब, मुझे एक चीज समझाइए, और ये थोड़ा सा मैंने चुराया हुआ है ये ख्याल, कल ट्वीट किया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से कुछ ऐसी कोशिशें लग रही हैं कि सबोटाज हो जाए बातचीत को लेकर। क्या गंभीरता भी दिख रही है या ये पोस्चरिंग हो रही है कि देखो हम भी बात करने को तैयार, हम कह रहे हैं हिंदुस्तान में बैठे और पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानी निजाम कह रहा है हम भी बातचीत को तैयार। दरअसल दोनों तैयार नहीं है, या जमीन तैयार नहीं की गई।
देखें, जब थोड़ा सा अगर लाहौर डिक्लेरेशन को रेफर करते हुए अगर मामले को आगे बढ़ाएं, वाजपेयी जी जब पाकिस्तान आए और नवाज शरीफ से मिले, इस वक्त नवाज शरीफ ही की गवर्नमेंट है और इत्तेफाक से बीजेपी दोबारा इख्तिदार में है, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस के साथ सूरत हाल पे नजर डालता हूं तो मुझे थोड़ा सा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस वक्त जो एक फजा कायम थी, उस वक्त जो एक सब कुछ ठीक ठीक होता नजर आ रहा था, और वो अब मुझे लग रहा है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी वजह से काफी ज्यादा मामला। वो तो देखिए, आपने अपने सवाल का जवाब भी दे दिया ना नुसरत साहब। आप 2004 की लाहौर डिक्लेरेशन की बात करेंगे, कर दिया आपने। एक मिनट, उसमें साफ साफ इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों मुल्क अपनी सरजमी से आतंकवादी गतिविधियों को नहीं होने देंगे, नकेल कसेंगे। वही तो बात भारत कह रहा है, हम आतंकवाद पर बात करना चाहते हैं, आतंकवाद पर बात नहीं होती। ये तो इस दफा फिर भी बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ रही है। आप जानते हैं गुरदासपुर में क्या हुआ, उधमपुर में क्या हुआ, आतंकी नवेद हमारे कब्जे में है। जी देखिए, मैं इस डायरेक्ट फिर, क्योंकि मैं जितनी फिर वजाहत करूंगा शायद उतनी बार आप मुझे टोकेंगे, तो मैं आई शुड जंप टू द पॉइंट। यस, और वो जंप ये है चौधरी साहब कि मुझे एक तरफ मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की ये शर्त थी नहीं कि जी जब तक हम हुर्रियत लीडर से नहीं मिलेंगे एनसीएज मीटिंग नहीं होगी, ये शर्त नहीं थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो भारत के रवैये की वजह से, क्योंकि वहां बुरा माना जा रहा है, ठीक है उनका बुरा मानने का हक है, हो सकता है उनकी खास रिजर्वेशन हो, कुछ स्पेसिफिक रीजंस हो जिनकी वजह से हुर्रियत लीडर जो है सरताज अजीज से उनकी मुलाकात को ठीक ना समझा जा रहा, कुछ मेरी समझ में आती भी हैं, कुछ नहीं समझ में आती हैं, तो वो बुरा मानने का उनको हक है, उन्होंने बुरा माना भी और उनको नजरबंद भी कर दिया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उनकी नजरबंदी खत्म भी कर दी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने इसको जिद नहीं बनाया था, लेकिन शायद बाद में बना लिया उन्होंने भी गलत किया, पाकिस्तानियों ने भी गलत किया, लेकिन मुझे लग रहा है ये कोई कंडीशन नहीं थी। अगर आप पूरा रिकॉर्ड, अहम बात कह रहे हैं आप, ये जिद खामखा शायद लगता है बना ली। संबित, एक आपका क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा क्योंकि अमीबेन याग्निक, हमें विपक्षी दल का भी नहीं मिला है टेक। क्या एक रास्ता भी निकल सकता है? वो मान रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी निजाम जिद पे अड़ गया। भाई हुर्रियत से बातचीत, चलिए पहले सरताज अजीज और अजित डोवाल की बातचीत होने दीजिए। एक मिनट सुनिए ना नुसरत साहब, मैं अभी मुखातिब हूं संबित पात्रा से। संबित, बातचीत ना होने दो, हुर्रियत को ना मिलने दो सरताज अजीज से, लेकिन जब सरताज अजीज और अजित डोभाल की बातचीत हो जाए उसके बाद वो सरताज अजीज से मिलने, उसमें क्या दिक्कत है? दोनों की बात रह जाएगी और बातचीत की गाड़ी भी आगे बढ़ेगी। देखिए, इसमें पाकिस्तान के हमारे गेस्ट ने एक शब्द रखा, जिद। मैं आपको यहां बता दूं कि डिप्लोमेसी में जिद नाम के शब्द के लिए कोई स्थान नहीं होता है, वहां पे अक्षरशः पालन होता है। और अक्षरशः मैंने आपको पढ़ के सुना दिया था, क्या लिखा था जॉइंट रेजोल्यूशन में, वो आपको अक्षरशः पढ़ के सुना दिया। आपके पास भी प्रति कॉपी है, पाकिस्तान के गेस्ट के पास भी प्रति कॉपी होगी। तो स्वाभाविक रूप से ये जिद से थोड़ी चलता है। जो निर्णय दो राष्ट्राध्यक्षों ने कर लिया कि हम आतंकवाद के ऊपर बात करेंगे और केवल इंडिया और पाकिस्तान बात करेगा कि आतंकवाद कैसे समाप्त करना है, तो उसमें जिद कहां से आ गया? ये आप अगर जिद कर रहे हैं तो जिद दिखाता है कि आप एक फेल्ड स्टेट है, आपको बैसाखी की आवश्यकता है, आप दूसरे सोवरेन के ऊपर कहीं ना कहीं जाके उनके देश में अड़चन डालना चाहते हैं। अमीबेन याग्निक, ये व्यवहारिक आपको बात लग रही है? डिप्लोमेसी में ट्रैक टू इनफॉर्मल चैनल्स, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, सरकारी स्तर पर जो बातचीत होती है उसके अलावा न जाने कितने चैनल्स खुले होते हैं, और ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान वो हमारी ये बात मान जाएगा या उफा में कुछ कहा और नहीं सिर्फ आतंकवाद पर बात हो जाएगी, कश्मीर का कभी जिक्र नहीं आएगा, ऐसे बातचीत हो सकती है क्या? देखिए जी, एक मिनट, अमीबेन याग्निक से मैं पूछ रहा हूं जी। देखिए, पहले तो ये जो उफा का एंगल है कि भाई उफा में जॉइंट स्टेटमेंट हुआ या जॉइंट एग्रीमेंट हुआ, उसमें क्या तैयारी हुई थी, वो साइड इवेंट में क्या हुआ, किस तरह का स्टैंड लिया गया दोनों सरकारों ने, और वो ट्रांसलेट किस जगह पे होगा, कैसे होगा और किस मुद्दे पे होगा, वो क्लैरिटी आई नहीं है आज तक। चाहे वो रेजोल्यूशन सारे कॉपीज हाथ में लेके खड़े रहे, बताए, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात कि उसके बाद जो हुआ, उफा के बाद
उसकी भी कोई क्लैरिटी हमारे देश में सबके सामने नहीं आई है। तीसरी बात कि अपनी फॉरेन पॉलिसी क्या है, कौन तय कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि प्रवक्ता यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं एमईए का प्रवक्ता नहीं हूं। ये तो हमने कभी सुना नहीं है। और कश्मीर में जो है वो बीजेपी की सरकार भी है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, और फिर भी उनके प्रवक्ता को कुछ क्लैरिटी नहीं है। मेरा पॉइंटेड सवाल है, अमीबेन एक मिनट, सम्मित आ रहा हूं मैं। यस यस, आई एम कमिंग टू दैट, यस। मेरा पॉइंटेड सवाल मैम आपसे ये है कि पाकिस्तान अगर आपको उकसा रहा है, प्रवोक कर रहा है कि नहीं हम हुर्रियत से बात करना चाहते हैं, भाई या तो आप क्लियर होने चाहिए ना कि बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। हम बातचीत करना चाहते हैं, हम आतंकवाद पर करना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान अगर प्रवोक करता भी है, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, नुसरत साहब शायद मेरे बात से मुतासिर ना हो और इत्तेफाक ना रखें, मैं फॉर आर्ग्यूमेंट से कह रहा हूं अमीबेन याग्निक कि पाकिस्तान अगर प्रवोक करेगा, हम प्रवोक क्यों हो, बातचीत हो रही है होने दो, वो हुर्रियत से मिले किससे मिले वो बाद में देखा जाएगा। हम क्यों फंसते हैं उनकी ट्रैप में? सर आप बात मैं वही पॉइंट पे आ रही थी कि भाई हम ये सारी जो बैकग्राउंड बातें मैंने बताई, जब फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं है, कौन बना रहा है, वो पीएमओ से हो रही है, वो प्राइम मिनिस्टर से हो रही है, एमईए से हो रही है, क्या क्लैरिटी है, बातचीत ही होनी है। तो इसमें इतना सारा जो प्रोवोकेशन की बातें आती है, जिद की बातें आती है, ये कहां टेरर की बात ले जाएंगे? यानी कि कंफ्यूजन है। जुनैद, मुझे एक ब्रेक लेना है। जुनैद मट्टू साहब, एक क्विक कमेंट चाहूंगा आपका। मुझे आना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए, मैं आना चाहूंगा। एक मिनट। जुनैद मट्टू साहब अभी रुके हुए हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद, एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, ब्रेक में मुझे जाना है। कंफ्यूजन है क्या? या तो हमें बातचीत करनी है या नहीं करनी। बातचीत करनी है तो प्रोवोकेशन में या कोई अगर पैंतरे अड़ा रहा है, लड़ा रहा है, उसके झांसे में, उस खेल में हम क्यों फंसे? बिल्कुल एक इनहेरेंट कंफ्यूजन है, पॉलिसी लेवल पे कंफ्यूजन है, इंटेलिजेंस एजेंसी लेवल पे कंफ्यूजन है। एक जो काफी एक क्रेडिबल ओपिनियन बनी है अभी एनालिस्ट सर्कल्स में कि ये रॉ ने इंटरवीन किया है लास्ट मोमेंट पे, और शायद उनकी एक सलाह थी कि बोन ऑफ कंटेंशन बनाया जाए, तो पाकिस्तान अगर विड्रॉ करती है टॉक से, वो भी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। देखिए, वो डिप्लोमेटिक विक्ट्री कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन इनमेच्योरिटी और आइडियलिज्म से फॉरेन पॉलिसी नहीं चल सकती है। डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होते। संबित पात्रा बहुत आयरॉनिकल चीज है, ये कह रहे हैं कि देखिए जिद वो जिद पे अड़े हुए हैं, और जिद एक वीकनेस होती है और जिद नहीं चलती है। ये जो आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट है इनके, ये जो एक बहुत इनकी बहुत अच्छी हिंदी है जो मैं मैच नहीं कर सकूंगा, जो ये आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट देते हैं, भाषण देते हैं, ये स्टेंटोरियन रेटरिक इनका है, इनको पता नहीं है 17,000 लोग मरे हैं कश्मीर में। जब आपके लोग आना पड़ेगा, रजौरी और पुंछ में अभी 7 लोग आपके मरे हैं, आप आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। पहले जब इसी चर्चा को जुनैद साहब आपकी इजाजत से, और संबित बहुत देर से इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं, और उनका इंटरजेक्शन जरूरी भी हो जाता है सत्ताधारी पक्ष के, वो क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जो सबसे बड़ा सवाल में हमारा पहला सवाल था, क्या बातचीत बंद हो जाएगी? इस वक्त खबर यह आ रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो 23 तारीख को एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत होनी थी, भारत ने पाकिस्तान से ये बातचीत रद्द कर दी है। और जिस बात पर पिछले आधे घंटे से लगातार मैं चर्चा कर रहा था, मुद्दा वही, हुर्रियत से क्यों बातचीत करने पर आमादा है पाकिस्तान। सुनिए विकास स्वरूप क्या कह रहे हैं। And some serious cross-border terrorist incidents. The last one at Udhampur resulted in the capture alive of a Pakistani national, a matter that would have naturally come up in the NSA level talks on terrorism to Pakistan's discomfort. Insofar as those talks are concerned, Pakistan took 22 days to respond to the Indian proposal to meet in New Delhi. It then proposed an agenda completely with what the two prime ministers had agreed upon in Ufa. Together, these two actions indicated its reluctance to go forward with sincerity on the agreed process. Even more significantly, without confirming either the program or the agenda, the Pakistani High Commissioner invited Hurriyat representatives to consult with the visiting NSA. This provocative action was completely in consonance with Pakistan's desire
to evade its commitment at UFA to engage in a substantive discussion on terrorism. The UFA understanding on the talks, read out jointly by the two foreign secretaries, was very clear. The NSAs were to meet to discuss all issues connected to terrorism. This was the only agenda set for them by the two prime ministers. The insistence on meeting Hurriyat as a precondition is also a complete departure from the UFA understanding. India has always held the position that there are only two stakeholders in our relationship, not three. The people of both countries can legitimately ask today, what is the force that compels Pakistan to disregard the agreements reached by two elected leaders and sabotage their implementation? India remains committed to discussing issues with Pakistan peacefully and bilaterally. In fact, we took the initiative to engage at UFA. But unilateral imposition of new conditions and distortion of the agreed agenda cannot be the basis for going forward. Thank you. की बड़ी खबर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ करते हुए, भारत ने पाकिस्तान से ये बातचीत रद्द कर दी है और सबसे बड़ी फांस, सबसे बड़ी दिक्कत थी हुर्रियत से बातचीत को लेकर जो पाकिस्तान आमादा दिख रहा था। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों का भी जिक्र किया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव रंजन लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे, पूरे दिन जुड़ चुके हैं। राजीव, यही चर्चा हम पिछले आधे घंटे से कर रहे थे कि क्या बातचीत बंद हो जाएगी। ये हम पाकिस्तान जो पैतरे पर पैतरा अड़ाए जा रहा है, लड़ाए जा रहा है, कहीं उस खेल में तो नहीं आ जाएंगे। अब बातचीत रद्द, ये तो रिविजिट कर दिया हमने अगस्त 2014 को। राजीव से मैं ये सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी संबित पात्रा, यही सवाल मैं पिछले आधे घंटे से आपसे पूछ रहा था और वही हो गया है। देखिए, आप आधे घंटे से पूछ रहे थे, कल से जब डिबेट हो रही थी लोग हमसे पूछ रहे थे। मैं आपको सत्य बताऊं, हमें कोई डिसीजन का पता नहीं होता, मगर हमें अपने पार्टी के सैद्धांतिक स्टैंड का पता है कि किसी भी कीमत पे ये सरकार झुकने वाली नहीं है। हां, बातचीत के लिए मौका जरूर देगी, मगर सैद्धांतिक बातचीत के लिए। और आज सरकार ने वो स्टैंड लिया है जो प्रत्येक हिंदुस्तानी चाहता था। प्रत्येक हिंदुस्तानी, देखिए, हिंदुस्तान एक अमन पसंद देश है, वो चाहता है शांति हो, वो मौका देना चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि खत्म करे। मौका के लिए उफा में प्रधानमंत्री तो और उफा के मायने क्या रह गए? बात करते हैं, मैंने आपको उफा के मायने क्या रह गए? नहीं, बिल, देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, पहली बात है कि हम तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के जो लोग यहां बैठे हैं, हिंदुस्तान की सरकार को बधाई दे। पाकिस्तान को हम ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस सरकार ने मौका भी दिया और जहां मौका खोया है पाकिस्तान ने, वहां पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है। जो हम पाकिस्तान को हम मौका देते हैं, आइए। संवेद, जो हम एक्सपोज कर सकते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो डोजियर तैयार किए जा रहे थे, जो आतंकी नवेद के तमाम टेस्ट किए जा रहे थे, उसकी जो बयान लिए जा रहे थे, जो प्रधानमंत्री ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कहा कि बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है, तो ये उफा में जो कुछ हुआ उनका नतीजा क्या निकला? फिर तो नतीजा सफर निकला। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ना आंख झुका के, ना आंख उठा के, आंख मिला के। आंख मिला के का मतलब होता है जो तय कानून और नियम हो उसी के अंतर्गत बात हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हमने नियम तय किया, दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों ने नियम तय किया कि कोई थर्ड स्टेक होल्डर नहीं होगा। ये कल को बोलेंगे, अच्छा हम ड्रॉजियर तो लेंगे मगर कश्मीर के विषय में पहले डिस्कशन करो, तो क्या सरकार मान लेगी? ये एक मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं है। मजबूर सरकार के प्रवक्ताओं से पूछे कि उन्होंने आज तक सेपरेटिस्ट से बातचीत होने क्यों दी? हम नहीं होने देंगे। आप फिर वही, आप ये जो पोस्चरिंग होने लगती है ना संबित, मैंने अभी अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान बातचीत होती थी ना, पाकिस्तान उच्चायुक्त लगातार न्योते भेजता था ना हुर्रियत के नेताओं को। मैंने इसका उत्तर आपके प्रथम प्रश्न में दिया था। आप सही कह रहे हैं कि वाजपेयी जी के समय भी बातचीत होती थी, मगर अब देयर इज अ चेंज्ड पॉलिसी ऑन पाकिस्तान। आज तक पाकिस्तान का मसला हल नहीं हुआ था ना, पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है और आप रोज पूछते हैं हमसे कब यह हल होगा, तो पॉलिसी हैज चेंज्ड।
नाउ देयर आर रेड लाइंस, अब रेड लाइंस भी डलेंगे, अब पाकिस्तान को आईना भी दिखाया जाएगा। बहुत हो गया एकोमोडेटिवनेस, ये एकोमोडेट अमी बहन याग्निक, आप जो कह रहे थे कि कंफ्यूजन है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सरकार ने बिल्कुल अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हुर्रियत से बात करोगे, दूसरे स्टेक होल्डर्स को लेकर आओगे, हम बात करने को तैयार नहीं है। साफ शब्दों में कह दिया बातचीत रद्द। हाँ तो वो नहीं, साफ शब्दों में कह दिया कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम बातचीत के लिए चांस नहीं देते हैं। वो बता दिया उन्होंने। वो अगर हमने बैठ करके बोल दिया कि बस अभी आधे घंटे पहले बोल रहे थे, पहले से आपने नहीं, आपने सारा तैयारी की, आपने तैयारी की, आपने मौका तैयारी नहीं किया बातचीत का, आपने तैयारी नहीं की बातचीत करने की। बताइए पाकिस्तान के गेस्ट के सामने क्या बोल रही है आप अमी जी? अमी जी पाकिस्तान के गेस्ट के सामने क्या बोल रही है? समझ के बोलिए, हिंदुस्तान की जनता आपको सुन रही है। सम्मित जी आप ऐसी बातें मत कीजिए, हर डिबेट बात नहीं करे, हर डिबेट में ऐसी बातें मत कीजिएगा। मैंने आरंभ में कह दिया तो पाकिस्तान के गेस्ट के सामने मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करूंगा, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मगर आप लगातार हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ पाकिस्तान के गेस्ट के सामने बोली जा रही है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अमी जी। आप मेरी बहन है, नहीं आप मेरी बहन है, मगर सुन लीजिए ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान की जनता का चैनल है ये, हिंदुस्तान की जनता चैनल देख रही है। हमें इतना ही कहा है। अभी आप बोल रहे थे नहीं करना चाहिए, आपके प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, अरे अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? बातचीत क्यों कर रही है सरकार? और अमी बहन याग्निक बोल रही है बातचीत क्यों नहीं कर रही है सरकार? पहले राहुल गांधी के साथ बैठिए और कंफ्यूजन अपने में दूर करिए, बाद में पाकिस्तान के गेस्ट के सामने हमारे पे आरोप लगाइएगा। आई थिंक यू डोंट शाउट, बस हो गया, मैं इससे ज्यादा whatever it is, I am not going to discuss domestic politics anymore. पर मुझे संबित एक सवाल का 1 मिनट अमी बहन याग्निक, एक मिनट अमी बहन याग्निक, संबित एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। काम कर रही है संबित मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद जुनैद भी हैं, रफी अहमद मीर भी हैं हमारे साथ, और नुसरत साहब का मैं टेक जरूर लेना चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 प्रवासी भारतीयों के सामने क्या प्रधानमंत्री जब कह रहे थे कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो सिर्फ एक पोस्चरिंग थी? एग्जैक्टली नहीं, वो सत्य था, वो सत्य था। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तभी तो प्रधानमंत्री ने खुद इनिशिएटिव लेकर ऊफा में ये डायलॉग तैयार करवाया, ये जॉइंट रेजोल्यूशन तैयार करवाया। नहीं, मैं अभी 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं, बैठे तो सही, मैं 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं। ऊफा को छोड़ दीजिए, वो दुबई में प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्यों छोड़ दें? अरे सुनिए, मैं आपको बताता हूं संदीप जी, बातचीत के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान आपसे जो मांगेगा पहले आप थाली में सजा के वो दे दो और बातचीत कर लो। उसका मतलब यह है, मैंने आपको कहा ना आंख झुका के, ना आंख उठा के, आंख मिला के, पाकिस्तान आंख मिला के बात करे। वो पहले आंख मिलाएगा सेपरेटिस्ट से, फिर हमसे आंख मिलाएगा। क्यों? सेपरेटिस्ट कौन होते हैं? अलगाववादी कौन होते हैं? आतंकवादी के समर्थन में खड़े होने वाले लोग कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले? और ये कांग्रेस, प्लीज फॉर गॉड सेक आई रिक्वेस्ट कांग्रेस की जब पाकिस्तान के गेस्ट हो तो प्लीज डोंट ब्रिंग इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। एक मिनट ये हो गया, एक मिनट पाकिस्तान से भी हमें सुन चाहिए। अमी बहन नुसरत अमीन साहब, मैंने अपनी चर्चा में, एक मिनट अमी बहन जी प्लीज, नुसरत साहब, मैंने अपनी चर्चा में तीसरा सवाल जो रखा था वो ये कि पाकिस्तान की कठपुतली सरकार से हम बातचीत कर सकते हैं क्या? सवाल तीखा हो सकता है, थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, मैं ये मानते हुए, पर मैं जो बात कह रहा हूं शायद आप मर्म समझेंगे उसका। ऊफा में जो बातें हुई, और ऊफा का लगातार संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जिक्र कर रहे हैं, ऊफा एक स्टेप फॉरवर्ड था कि चलिए हम आतंकवाद पर बातचीत कर लेते हैं, कश्मीर पर भी होती रहेगी। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया या उसे लिख कर नहीं रखा, पर कश्मीर पर भी बात होनी है, ये तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सहमति बनी होगी। लेकिन ऊफा से लौटे नहीं कि सरताज अजीज का बयान आ गया, नहीं कश्मीर इज द कोर इशू वगैरह वगैरह। तो यहां जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी क्या दरअसल बातचीत का जो माहौल बना, जो गुडविल बनाने की कोशिश की गई, जो एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की कोशिश की गई, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी हैं, डीप स्टेट, और आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं, वो हावी हो गया क्या पाकिस्तान की मंशा पर भी, पाकिस्तान की चाहत पर भी, बातचीत की चाहत पर भी?
देखिए, जिस आप पहली बात तो मैं सबसे बड़ी खबर से ही शुरू करूंगा जो आपने हमें सुनाई, और आई हर्ड दैट जेंटलमैन स्पीक कि किस तरीके से भारत ने 23 और 24 तारीख को होने वाली बातचीत को मुलतवी कर दिया, बिल्कुल कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। मैं बात शुरू करूंगा एक जुमले से कि ये इंतहाई खराब क्वालिटी की डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है भारत की गवर्नमेंट ने। पहली बात, कसूर पाकिस्तान का था, कसूर सरताज अजीज का था, कसूर दोनों तरफ के क्लर्कों का था जिन्होंने प्री कंडीशंस डिसाइड नहीं की कि जी बातचीत से पहले क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आप बातचीत से पहले ऐसे खांस सकते हैं और ऐसे जमाई ले सकते हैं। ये प्री कंडीशंस तय करना क्लर्कों का काम होता है। मुझे लगता है ये दोनों मुल्क क्लर्कों के मोहताज हो गए। बात यह है कि डिप्लोमेसी में अगर आपने बड़ा जेस्चर देना है तो उसके लिए मुद्दा बड़ा होना चाहिए, और मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके पास था, बहुत बड़ा मुद्दा, टॉक ऑन टेरर, जैसा कि हमारे बीजेपी के साथी ने बताया। बिल्कुल ठीक बात। अब देखें, यह बात बिल्कुल सेकेंडरी हो गई। यकीन कीजिए, थोड़ी देर पहले तक हो सकता है मैं डिफेंसिव प्ले करता, लेकिन अब इस फैसले के बाद यकीन कीजिए कि मैं सर चढ़ के ये बोल सकता हूं कि कसूर पाकिस्तान का था या नहीं था। इट्स रियली अ बैड एंड अ वेरी बैड डिप्लोमेसी दैट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नहीं, पाकिस्तान ने भी वो रुख को दिखाया है ना नुसरत साहब, वो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं था। खामखा अड़ंगा अड़ाने की बात थी, खामखा अड़ंगा अड़ाया गया ना, ये तो आप मानेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर पोस्टरिंग नहीं कर रहा हूँ। अमूमन क्या होता है कि इंडियन चैनल ने किसी पाकिस्तानी गेस्ट को इन्वाइट किया तो मैं आपकी हर बात काटने लगूं, हर बात में आपकी धता बताने लगूं। मैं वैसा काम नहीं करना चाहता हूं। यहाँ पर एक सभ्य डिस्कशन भी हो जाए, बातचीत चलिए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ से, मैंने तो उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जिक्र किया कि ये पहली दफा ऐसा लगा कि बातचीत सबूताज करने की भरपूर कोशिश हो रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर बातचीत सबूताज करने की कोशिशों का आपको पता चल गया था और पहले दिन से ही पता चल गया था कि पाकिस्तान की तरफ या हिंदुस्तान की तरफ कुछ एलिमेंट्स हैं जो बातचीत को सबूताज करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है आप आसानी से, इंडियन गवर्नमेंट पहले उसके शिकंजे में आ गई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो बाद में आएगी। यानी इंडिया जिसने ये सब कुछ इनिशिएट किया वो अब सब वो उसके शिकंजे में आ गया, यानी इतना वल्नरेबल है, तो फिर डिप्लोमेसी की बात क्यों की जानी चाहिए? नंबर 1। नंबर 2 ये मेरे साथी ने कहा कि डिप्लोमेसी और बायलैटरल टॉक्स तो जिद की बात नहीं आना चाहिए। जिद कहां से, वो मैं इसको मिस प्रोनाउंस करता हूं, यहां हमारे यहां जिद कहते हैं, जिद। तो देखिए जी, अगर जिद ना होती तो ये सब कुछ कैसे होता जो अभी हुआ है? अगर जिद ना होती तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये जो तीन चार जंगें लड़ी गई हैं अहमकों वाली, वो कैसे लड़ी जाती? अगर जिद ना होती तो ये एलओसी के ऊपर इश्यूज कैसे होते? मेरी समझ में नहीं आता कि आप जिद को या जिद को इस तरीके से फोर्थविथ कैसे ठीक है नुसरत मीर साहब, ये तो ढाक के वही 3 बात हो गई। बात मानेंगे इसको? हेलो जी, रफी अहमद मीर साहब, आप ही से सवाल है। ये तो ढाक के 3 बात हो गया। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ, मैंने पहले भी कहा, ये 2 दिन से लग रहा था कि बातचीत इन्हीं लाइन्स पे कैंसिल हो जाएगी जिस तरह पिछले साल हुआ। मैं समझता हूँ कि दोनों जो हमारे ममालिक हैं और खासकर हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है, ये पहले ही हमें बांप लेना चाहिए कि इस बातचीत में किस किस्म की अड़चनें हो सकती हैं। अब ये तय करना, जिस तरह बहुत से लोगों ने ये इशारे भी किए कि शायद बातचीत के लिए पाकिस्तान सीरियस नहीं था और एक किस्म अड़चन डालना चाहता था, मुझे लगता है ये या तो पहले ही इन कंसिडरेशन लेना चाहिए था या अब ये बातचीत होने ही देनी थी। ये मेरा ख्याल है। अब ऐसे में संवेद ये बताइए कि जो हमने पूरे डोजियर्स तैयार किए थे, आतंकी नवेद हमारे हत्थे चढ़ गया था, एक ये बड़ी एम्बैरसमेंट थी पाकिस्तान के लिए। ये जो तमाम बातें, सबूत जो हम एक इंटरनेशनल ओपिनियन बना रहे थे, अब उसका इस्तेमाल कैसे होगा? इन्हीं चीजों से तो हम पाकिस्तान का सामना करने वाले थे ना 23 तारीख को। अब क्या? हाँ, देखिए संदीप जी, अभी जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था टॉक ऑन टेरर, याद रखिए जो लोग टॉक ऑन टेरर करने आते हैं वो पहले टेरर सिंपथाइजर्स से अगर बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो टेरर पे क्या बात करेंगे। ये स्टैंड हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का फर्म था और शुरू से ही था, पहले दिन से। आप देखिए, ये जो नई सरकार है, मोदी जी की सरकार है, फर्स्ट डे जब मोदी
हुआ तब नवाज शरीफ जी को बुलाया गया, मगर आपने वहां देखा होगा नवाज शरीफ एंड द पाकिस्तान ऑनवॉय कुड नॉट मीट द सेपरेटिस्ट से उनको पहले दिन भी मिलने नहीं दिया गया, जबकि पहले के तमाम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो पाकिस्तान से आते थे वो सेपरेटिस्ट से मिलते थे। इस सरकार का फर्स्ट डे से अपना स्टैंड क्लियर है, इंडिया अपना मसला खुद सुलझाएगी, इंडिया के अंदर लोगों को भड़का के आप हमारे मामलों में दखलंदाज देने की कोशिश ना करो। और जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज वो सलाह देने की हमें कोशिश आप हुर्रियत को कुछ ज्यादा तवज्जो देखिए। 20-25 सेकंड है, एक छोटी सी बात करके और आपकी राय लेकर खत्म करता हूं। हम ये है कौन ये हुर्रियत वाले? चुनाव लड़ते नहीं, प्रतिनिधित्व करने का डंका पीटते घूमते हैं, जमानत इनकी जब्त हो जाएगी। हम कुछ ज्यादा तवज्जो और तरजीह नहीं दे रहे हैं क्या इन हुर्रियत वालों को? इनकी स्टैंडिंग क्या है? देखिए 73% मतदान होता है घाटी में, जम्मू कश्मीर में, इन लोगों की गैर मौजूदगी के बावजूद। बिल्कुल सर, बिल्कुल आई एग्री, मैं मानता हूं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। हाँ। मगर डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में विचारधारा स्टैंडिंग हो या ना हो, इफ यू आर सिंपथाइजर्स ऑफ टेरर, आप अगर आतंकवादियों के प्रति अपना सिंपति रखते हैं तो आप कौन है हिंदुस्तान को मत देने तो वाले? जेल में डालिए ना, फिर जेल में डालिए। ये नजरबंदी, ये बातचीत, आसिया अंद्राबी 15 अगस्त को वहां पर झंडे पाकिस्तान के लहरा रही